नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज हम सरल भाषा में आपको देश के बजट की ABCD समझाएंगे। ए है आंध्र प्रदेश, बी है बिहार, सी है मिडिल क्लास और डी है डेवलपमेंट। इसके साथ ही आपको यह भी दिखाएंगे कि 282, 303 और 240 लोकसभा सीटों वाले बजट में क्या अंतर होता है। इस लोकसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ उसका प्रतिबिंब इस नए बजट में साफ दिखाई देता है। यानी देश के लोगों ने जो संदेश बीजेपी को दिया है, प्रधानमंत्री मोदी ने उसे अच्छी तरह से पढ़ लिया। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिन मुद्दों ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया वो थे बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याएं। और इस बजट में सरकार ने सबसे ज्यादा ध्यान युवा और नौकरियों पर दिया है। लेकिन साथ ही इस बजट में 240 सीटों की कमजोरी और गठबंधन की मजबूरियां भी दिखाई देती हैं। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि आम भाषा में भारत के आम बजट का असली ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण क्या है। मोदी सरकार ने आज अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया है और इस बजट के कुल 5 भाग हैं और वो हैं ABCD और E। इनमें A का मतलब है आंध्र प्रदेश, B का मतलब है बिहार, C का मतलब है मिडिल क्लास, D का मतलब है डेवलपमेंट यानी विकास और E का मतलब है इकोनॉमी। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को युवा, किसान, महिला और ग्रामीण भारत के सबसे कम वोट मिले थे, जिससे बीजेपी 250 से नीचे रह गई। और इसीलिए आज के बजट में इन वर्गों का मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा ध्यान रखा है। यानी बीजेपी ने अपना सबक ले लिया है कि उसकी इस बार जो 240 लोकसभा सीटें आई हैं उसका असर आपको इस बजट में दिखाई दे रहा है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार आम बजट पेश करने का एक नया रिकॉर्ड बना दिया, जिसमें उनका बजट भाषण 83 मिनट का था और उन्होंने इस आम बजट को रोजगार, प्रशिक्षण, मध्यम वर्ग और छोटे उद्योगों और व्यापारियों पर केंद्रित बताया है। लेकिन अगर हम इस बजट को एक फिल्म का नाम दें तो वो फिल्म होगी RRR। ये एक बड़ी सुपरहिट फिल्म थी, आपको भी याद होगा। इसमें पहले R का मतलब है रोटी, जिसमें सरकार ने देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने से लेकर कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। तो सबसे पहले उसने सुनिश्चित किया है कि सबको रोटी जरूर मिले। दूसरे R का मतलब है रोजगार, जिसमें सरकार ने हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप प्रोग्राम से जोड़ने का लक्ष्य रखा है और उन्हें हर महीने 5,000 रुपए का वेतन देने का ऐलान किया है। तो रोटी हो गया, रोजगार हो गया। और तीसरे R का मतलब है राजनीति, क्योंकि इसमें गठबंधन की राजनीति का खास तौर पर ध्यान रखा गया है और इसमें आंध्र प्रदेश और बिहार को लेकर कई बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं, जिन पर अब काफी राजनीति हो रही है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि आपने बाकी राज्यों के साथ भेदभाव किया है और सारा पैसा आंध्र प्रदेश और बिहार पर लुटा दिया, इसलिए क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार आज प्रधानमंत्री मोदी के सहयोगी हैं। इस 48,21,000 करोड़ रुपए के बजट में अकेले बिहार और आंध्र प्रदेश को विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 74,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इनमें बिहार को नई सड़कें और पुल बनाने के लिए कुल 26,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिनसे बिहार में 2 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन के एक पुल को बनाया जाएगा। बोध गया, वैशाली और दरभंगा को भी एक सड़क परियोजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा बिहार के पीरपैंती में ही 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का एक पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा और बाढ़ नियंत्रण के लिए भी बिहार को 11,500 करोड़ रुपए अलग से दिए जाएंगे। और ये सूची बहुत लंबी है, यहां खत्म नहीं होती। बिहार में नए एयरपोर्ट्स बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, स्टेडियम्स बनेंगे। गया में विष्णु पद और महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा और अमृतसर को कोलकाता से जोड़ने वाले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए गया को एक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि इस बजट में बिहार के लिए बहार ही बहार है। बिहार को बहुत कुछ मिला है। और इन घोषणाओं के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान की बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने 7 जून को एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को अपना नेता चुनने के बाद ही ये कह दिया था कि अब बिहार के भी सारे काम आसानी से हो जाएंगे। अब बिहार
और देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। तो देखिए, नीतीश कुमार को पहले से ही उम्मीद थी कि अगर वो प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन दे रहे हैं, एनडीए में शामिल हुए हैं और उनकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार भी बन रही है, तो फिर उन्होंने बदले में जरूर कुछ ना कुछ तो मांगा होगा। उन्होंने तो स्पेशल स्टेटस मांगा था, जो सरकार ने मना कर दिया, लेकिन जो कुछ दिया है ये भी बड़ा स्पेशल है। सो नीतीश कुमार को आज बहुत महत्व मिला है, उनकी वजह से बिहार को बहुत महत्व मिला है। अब इस बजट में मोदी सरकार ने जो दूसरा राज्य है जिसे लेकर सबसे बड़ी घोषणाएं की हैं, उसका नाम है आंध्र प्रदेश, या फिर कह लीजिए चंद्रबाबू नायडू। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जिस अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाना चाहते हैं, उसके विकास के लिए मोदी सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट के तहत केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सहायता देने का भी ऐलान किया है, जिसमें पानी, बिजली, रेलवे और सड़क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की तरफ से विशेष फंड आंध्र प्रदेश को दिए जाएंगे। इसके बाद आंध्र प्रदेश के पोलावरम में सिंचाई और बांध परियोजना से जुड़ा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उसे पूरा करने के लिए भी केंद्र सरकार से आर्थिक मदद मिलेगी और राज्य के जो इलाके विकास में पिछड़े हुए हैं, वहां भी केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। और इससे आप समझ सकते हैं कि इस बजट को 240 लोकसभा सीटों वाला बजट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें आपको गठबंधन की मजबूरियां भी दिखाई देती हैं। वर्ष 2014 में जब मोदी सरकार ने 282 सीटों वाला और फिर 2019 में जब 303 लोकसभा सीटों वाला बजट पेश किया था, तब इनमें एनडीए के घटक दलों की राज्य सरकारों के लिए कोई खास ऐलान नहीं हुए थे। लेकिन इस बार मोदी सरकार ने 240 लोकसभा सीटों वाला बजट पेश किया है, जिसमें बिहार और आंध्र प्रदेश को एक स्पेशल जगह दी गई है, क्योंकि मोदी सरकार को बहुमत में रहने के लिए इन दोनों राज्यों की आवश्यकता है, जिनमें 16 सीटें टीडीपी के पास हैं आंध्र प्रदेश से और 12 सीटें जेडीयू के पास हैं बिहार से। और इन 28 सीटों के बिना मोदी सरकार के पास सिर्फ 265 सीटें ही बचती हैं, जो बहुमत के 272 के आंकड़े से भी कम है। और यही वजह है कि इस बजट को लेकर विपक्षी दल आज दो बातें कह रहे हैं। पहली शिकायत ये कि आज देश की संसद में भारत का नहीं बल्कि बिहार और आंध्र प्रदेश का बजट पेश हुआ, और दूसरी शिकायत ये कि बीजेपी ने इस बजट से साबित कर दिया कि जो उसके साथ नहीं है वो भी उनके साथ नहीं है। వెంటిలేటర్ పై నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థకి ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ ఇచ్చారు. ఇది ఆక్సిజన్ మాత్రమే, ఇది ప్రారంభం మాత్రమే. ఇక్కడి నుంచి మనం కూడా కష్టపడాలి. కేంద్రం సహకరించాలి. ఈ రెండు తీసుకొని మనం ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. सब कुछ किया गया, तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया है। तो हम लोग कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। ये तो हो ही रहा है। शुभेंदु अधिकारी 7 दिन आगे कथा बोले जो हमारे साथ हम उनके साथ, तो प्रमाण कर दिल যে নিজের সরকারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিহারকে আর অন্ধ্রপ্রদেশকে অন্য রাজ্যকে দিক, আমাদের কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু বাংলাকে বঞ্চিত করে রেখে নয়। ये बजट देखने के बाद ऐसा लगा कि उन्होंने दो मित्रों को खुश करने को छोड़ के दूसरे किसी को भी 140 करोड़ जनता को उन्होंने अलग रखा और दो मित्रों को उन्होंने साथ लेकर कुर्सी बचाने का काम किया है। सबने कहा विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, 13 करोड़ जनता है बिहार के, उसमें तो मिलना चाहिए। हम शुरू से मांग कर रहे हैं विशेष राज्य का, नहीं मिला, इसीलिए हम लोग बचाव कर दिए। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का ये आरोप बिल्कुल गलत है कि ये बजट पूरे भारत का होने की बजाय सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश का है, क्योंकि
अब आप देखिए क्यों यह बात गलत है। लगभग 48 लाख करोड़ रुपए के इस बजट में सिर्फ 1.5% पैसा ही या 1.5% हिस्सा ही बिहार और आंध्र प्रदेश को दिया गया है। तो एक बात पहले आप देख लीजिए, 48 लाख करोड़ रुपए का यह बजट है, उसका सिर्फ 1.5% हिस्सा बिहार और आंध्र प्रदेश को मिला है। अब जरा देखते हैं कि जब यूपीए की गठबंधन वाली सरकार थी तो ये क्या करते थे। तो देखिए 2004 में जब यूपीए की गठबंधन सरकार आई तब उसने यूपीए के घटक दलों की राज्य सरकारों को कुल मिलाकर अपने बजट का लगभग 3% हिस्सा आवंटित किया था। यहां आप देख सकते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने इस बजट को मोदी सरकार का कुर्सी बचाओ बजट बताया है, लेकिन सच यह है कि असली कुर्सी बचाओ बजट वर्ष 2004 में यूपीए की सरकार लाई थी। उस समय वर्ष 2004 में यूपीए सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस ने बिहार को 3,225 करोड़ रुपए का एक स्पेशल पैकेज दिया था, क्योंकि उस समय बिहार में लालू यादव की पार्टी की सरकार थी और आरजेडी के 24 सांसद यूपीए सरकार को समर्थन दे रहे थे। और उस समय यूपीए सरकार में कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी। लेकिन सोचिए, जिस कांग्रेस ने यूपीए सरकार को बचाने के लिए बाकी राज्यों को नजरअंदाज करके बिहार को यह स्पेशल पैकेज दिया, वही पार्टी आज मोदी सरकार पर वही आरोप लगा रही है कि उसने बाकी राज्यों के साथ भेदभाव किया, जबकि सच्चाई कुछ और है। सच यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से ही इनकार कर दिया, लेकिन उस समय कांग्रेस लालू यादव को बिहार के लिए स्पेशल पैकेज देने से इनकार नहीं कर पाई थी, और यह बात शायद कांग्रेस के नेता आज भूल चुके हैं। इस बजट में दूसरा सबसे बड़ा ऐलान युवाओं को लेकर हुआ है, जिस पर काफी राजनीति हो रही है। सरकार ने कहा है कि वो युवाओं के लिए एक नया इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करेगी, जिसमें हर वर्ष 20 लाख और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को भारत की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने के लिए नामांकित किया जाएगा। और 1 वर्ष की इंटर्नशिप में इन युवाओं को हर महीने 5,000 रुपए का वजीफा सरकार की तरफ से मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा, जबकि 6,000 रुपए का वन टाइम इंसेंटिव कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस और राहुल गांधी का आरोप है कि इस योजना को मोदी सरकार ने उनके न्याय पत्र की एक स्कीम से चुरा लिया है, उसे कॉपी पेस्ट कर लिया है। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में यह ऐलान किया था कि वो अगर सत्ता में आई तो एक ऐसी योजना लागू करेगी जिसमें 25 या उससे कम वर्ष के ऐसे युवाओं को सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में 1 साल की इंटर्नशिप कराई जाएगी जो ग्रेजुएट्स हैं या जिनके पास कोई डिप्लोमा है। और ऐसे युवाओं को राहुल गांधी ने हर महीने 8,500 रुपए खटाखट देने का वादा किया था। तो राहुल गांधी तो खटाखट नहीं दे पाए 8,500 करोड़ 8,500 रुपए प्रति महीना, लेकिन अब मोदी सरकार ये पैसा देश के युवाओं को देगी। अब कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ने राहुल गांधी के आइडिया को चुरा लिया और सरकार ने अपने बजट में उसके न्याय पत्र की योजनाओं को कॉपी कर लिया। यहां इस राजनीति को लेकर भी हम आपको 2 बातें बताएंगे। पहली बात यह कि इस समय दुनिया में अमेरिका, कनाडा, चीन और जापान जैसे कई देश हैं जहां सरकारें अपने देश के युवाओं के लिए इसी तरह के इंटर्नशिप प्रोग्राम्स चलाती हैं और उन्हें हर महीने एक निश्चित वजीफा या स्टाइपेंड देती हैं। और इसलिए यह कहना कि इस तरह के इंटर्नशिप प्रोग्राम का आइडिया सिर्फ राहुल गांधी के दिमाग में ही आ सकता है, यह सही नहीं होगा, क्योंकि यह आइडिया विदेशों में पहले से ही चल रहा है। राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने यह आइडिया पहले विदेशों से चुराया, फिर अपने न्याय पत्र में डाल दिया। अब इस सरकार ने भी उस आइडिया को आगे बढ़ा दिया, तो वो कह रहे हैं अब ये नहीं कह सकते हम कि किसने किसका आइडिया चुराया है। दूसरी बात यह कि अगर हम ये मान भी लें कि केंद्र सरकार ने कांग्रेस के घोषणा पत्र से आइडिया लेकर इस योजना को लॉन्च किया, तो भी इसमें बुराई क्या है। अगर कांग्रेस और राहुल गांधी ने कुछ अच्छा काम किया है तो उन्हें खुश होना चाहिए कि जिस योजना को वो लागू करना चाहते थे वो योजना उनके विपक्ष में रहते हुए ही सरकार ने लागू कर दी। और जो अल्टीमेट जो एम होता है, जो मंशा है, वो तो यही थी कि युवाओं को फायदा मिलना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, चाहे किसी से भी मिले, चाहे वो राहुल गांधी दें या नरेंद्र मोदी दें। तो इसमें परेशानी की क्या बात है। लेकिन वो ऐसा ना करके इसे एक राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं और इस पर राजनीति कर रहे हैं। सरकार भी यही कह रही है कि ये उसकी योजना है और इसका कांग्रेस के न्याय पत्र से कोई लेना देना नहीं है। That I'm happy that the Honorable Finance Minister had an opportunity to read the Congress manifesto
after the Lok Sabha 2024 elections. She has virtually adopted the ideas underlying our proposals on employment-linked incentive ELI scheme. I welcome her to borrow our ideas, and I wish she had borrowed or adopted many more ideas from the Congress manifesto. फाइनली किया तो हमने ना, लोगों ने आपको तो मौका नहीं दिया। आप कई सारा आपने पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ियों तक आपने कई बात को कहते रहे। आपको लोगों ने, पिछले में कह रहा हूं ना, कांग्रेस पार्टी तीसरी बार फेल हुई है, इसीलिए तो नाम अभी कटा लेना चाहिए। चिदम्बरम साहब नाम कटा के और कहीं स्कूल में दाखिला करनी चाहिए। लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है, हम लोगों के लिए काम किए हैं। तो बड़ी बात यह है कि इस लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ और बीजेपी को जिस तरह 240 सीटें मिली, क्या उससे इस बार मोदी सरकार ने कुछ सीखा है? तो बड़ी बात यह है कि चुनाव में 2-3 मुद्दे थे जो मोदी सरकार के खिलाफ गए थे, जिनमें से बेरोजगारी का मुद्दा है, युवा खुश नहीं थे, महंगाई का मुद्दा था और भी कई मुद्दे थे। तो आज हम आपको यह बताएंगे कि क्या इन नतीजों से सरकार ने कोई सबक सीखा है और क्या वो सबक आपको इस बजट में दिखाई दे रहा है। तो पहला सबक तो यह है कि युवाओं को खुश रखना है, क्योंकि यही युवा आगे चलकर आपके वोटर बनेंगे और युवाओं को खुश किए बिना अब इस देश में कोई सरकार बन नहीं सकती। क्या युवा आपसे खुश हैं? तो इसलिए आज भारत के युवाओं के लिए मोदी सरकार ने एक नहीं बल्कि 7 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनमें पहली बड़ी घोषणा प्रोविडेंट फंड को लेकर है। तो हमारे देश के जो युवा हैं और उनके माता पिता जो हैं, परिवार के लोग हैं, वो ध्यान से सुन लें कि युवाओं के लिए क्या नया आ रहा है जिससे आपकी कुछ आमदनी बढ़ सकती है। सरकार का कहना है कि जब भी कोई युवा अपनी पहली नौकरी के बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ के लिए रजिस्टर अपने आप को करेगा या उसका रजिस्ट्रेशन होगा, तब उस युवा को सरकार की तरफ से 3 किश्तों में 15,000 रुपए दिए जाएंगे और यह लाभ उन 2 करोड़ युवाओं को मिलेगा जिनकी मासिक तनख्वाह 1 लाख या उससे कम है। दूसरा, कर्मचारियों को उनके वेतन के अलावा उनकी कंपनी की तरफ से जो प्रोविडेंट फंड मिलता है, उस पीएफ में सरकार की तरफ से सभी कंपनियों को 2 वर्षों तक 3,000 रुपए प्रति महीने तक की आर्थिक मदद दी जाएगी, जिससे ये कंपनियां नई नौकरियों की भर्ती के लिए प्रोत्साहित होंगी और इससे 50 लाख नौकरियां पैदा होंगी, जिसका सीधा फायदा देश के युवाओं को मिलेगा। तीसरा, इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को उनके प्रोविडेंट फंड में जमा हुई राशि के आधार पर पहले 4 साल तक इंसेंटिव मिलेगा, जिससे 30 लाख युवाओं को एक्स्ट्रा फायदा होगा। चौथा, युवाओं के कौशल विकास के लिए 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अपग्रेड किए जाएंगे। पांचवां, कौशल विकास के लिए हर वर्ष 25,000 युवाओं को 7.5 लाख रुपए तक का स्किल लोन दिया जाएगा। छठा, जिन युवाओं को सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिलता, उन्हें भारत के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करने के लिए 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन दिया जाएगा और इस लोन पर ब्याज का 3% पैसा सरकार भरेगी और इसके लिए भी ई वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख छात्रों को मिलेंगे। और इन सभी घोषणाओं से आप समझ सकते हैं कि सरकार का पूरा जोर युवाओं को नौकरियों के लिए काबिल बनाने पर है और सरकार अब रोजगार के मुद्दे को बहुत गंभीरता से ले रही है। एक दिन पहले ही सरकार ने अपने आर्थिक सर्वेक्षण में यह बताया था कि भारत में जिन युवाओं के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, उनमें हर 10 में से 5 युवा रोजगार के काबिल नहीं है और इसी के कारण सरकार ने अपने बजट में युवाओं के कौशल विकास पर ज्यादा जोर दिया है और हर साल 20 लाख युवाओं को स्किल्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और यह बहुत बड़ी चुनौती है भारत की, क्योंकि भारत में बड़ी संख्या में जो युवा हैं उनके पास स्कूल की, कॉलेज की डिग्री तो है, सर्टिफिकेट तो है डिग्री का, लेकिन उनके पास स्किल नहीं है, यानी वो कोई नौकरी करने के काबिल नहीं है। और अब यही सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार चाहती है कि इन सब युवाओं के पास कोई ना कोई हुनर होना चाहिए, कोई ना कोई स्किल होना चाहिए, जिसके आधार पर उन्हें कोई कंपनी नौकरी पर रख सके। इसके अलावा यह नई जातियों वाला बजट है, जिसमें युवा, महिला, किसान और गरीब जाति के लोगों के लिए कई बड़ी योजनाएं हैं और यह बजट ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान का मतलब, जिसमें जी का मतलब गरीब, वाई का मतलब युवा, ए का मतलब अन्नदाता और एन का मतलब नारी। इनमें भी गरीबों के लिए सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं।
सरकार ने देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो राशन मुफ्त देने की योजना अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दी है, जिस पर सरकार लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो इसलिए जितने भी गरीब लोग हैं हमारे देश में, जिनकी संख्या 80 करोड़ है, उन्हें अगले 5 वर्षों तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। इसके अलावा किसानों को खाद पर सब्सिडी देने के लिए 1,19,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गरीबों के लिए पक्के मकान बनाने पर 85,000 करोड़ रुपए, गरीब किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और पोषण सब्सिडी पर 45,000 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन पर 70,000 करोड़, देश में नई रेल लाइन बिछाने पर 69,000 करोड़, मनरेगा के तहत गरीब मजदूरों को 86,000 करोड़ रुपए मिलेंगे और सड़क निर्माण पर 1,15,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने वाली है। गरीबों के अलावा किसानों के लिए भी इस बजट में बहुत कुछ होगा। सरकार ने किसानों के लिए इस बार के बजट में लगभग 6% की वृद्धि की है और कृषि बजट को 1,25,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,32,000 करोड़ रुपए कर दिया है। दूसरा, सरकार ने दालों के उत्पादन के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है, इसलिए दालों के उत्पादन पर बहुत जोर दिया जाएगा। तीसरा, अब 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए तैयार किया जाएगा। चौथा, किसानों की मदद के लिए 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड्स जारी किए जाएंगे। और पांचवां, फसलों की पैदावार को मौसम के बुरे प्रभाव से बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिश होगी और देश में 32 फसलों की 109 किस्में लाई जाएंगी जिन पर मौसम की मार का असर नहीं होगा, जो मौसम से बच जाएंगी। हालांकि इस बजट में सरकार ने एमएसपी को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, जिससे पंजाब में किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। और आज ही प्रदर्शनकारी किसानों ने यह ऐलान कर दिया कि वो 15 अगस्त को दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और मोदी सरकार से एमएसपी की लीगल गारंटी देने की मांग करेंगे। इस बजट में महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ है, इसलिए हमारी जो महिला दर्शक हैं अब वो ध्यान से देखें कि उनके लिए क्या है। सरकार ने कहा है कि उसने ऐसी सभी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अलग से रख लिए हैं जो महिलाओं और छात्राओं के लिए बनाई गई हैं। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि वो नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए कई नए प्रोग्राम शुरू करेगी, जिनमें महिलाओं के कौशल विकास पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसी बजट में सरकार ने 1 करोड़ घरों को हर महीने सौर ऊर्जा से बनी 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है और कुछ चुने हुए शहरों में 100 साप्ताहिक स्ट्रीट फूड हब बनाने का लक्ष्य रखा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यह देश को समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाला बजट है, जिससे भारत के मिडिल क्लास को ताकत मिलेगी। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटलिस्ट का काम करेगा। विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा।
आज भारत के रक्षा बजट की भी बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले सरकार ने 4.8% की वृद्धि की है। पिछले साल भारत का रक्षा बजट 5,94,000 करोड़ रुपए का था, जो अब 6,22,000 करोड़ रुपए का हो गया है और यह अमेरिका, चीन और रशिया के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट होगा। अमेरिका का रक्षा बजट है 73,44,000 करोड़ रुपए, चीन का है 19,14,000 करोड़ रुपए, रशिया का है 12 लाख करोड़ रुपए का और अब भारत का रक्षा बजट है 6,22,000 करोड़ रुपए। और चीन और भारत के रक्षा बजट में अब भी 13 लाख करोड़ रुपए का अंतर है और यह अंतर भी इतना ज्यादा है कि इसमें भारत जैसे 2 और देशों का रक्षा बजट आ सकता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत ने अपने रक्षा बजट में 4.8% की वृद्धि की, जबकि चीन ने अपने रक्षा बजट में 7.2%, रशिया ने 30% और पाकिस्तान ने 17.5% की वृद्धि की है। यानी भारत ने सबसे कम वृद्धि की है अपने रक्षा बजट में, चीन, रूस और पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा की है। हालांकि पाकिस्तान का रक्षा बजट अब भी सिर्फ 51,000 करोड़ रुपए का ही है, जबकि भारत का रक्षा बजट है 6,22,000 करोड़ रुपए का, अगर आप पाकिस्तान से तुलना करें। हालांकि ये तुलना की कोई अब आवश्यकता बची नहीं, क्योंकि हम पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। हमारे देश में जो विपक्षी नेता हैं वो कहते हैं कि लोगों को सरकार से मंदिर की जगह अस्पताल, सड़कें और स्कूल मांगने चाहिए। उन विपक्षी नेताओं के लिए भी इस बजट में एक बुरी खबर है। सरकार ने पिछले साल के मुकाबले इस बार देश का कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.1% बढ़ा दिया है और अब यह 11,11,000 करोड़ रुपए का हो गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? यह वो खर्च है जो एयरपोर्ट्स, फ्लाईओवर्स, एक्सप्रेसवेज, अस्पताल, स्कूल इत्यादि बनाने पर खर्च होता है। बड़ी बात यह है कि जो विपक्षी नेता मंदिर की जगह स्कूल और अस्पतालों की बात करते हैं, उनकी सरकारों में विकास के इन्हीं कामों पर सिर्फ 1,88,000 करोड़ रुपए खर्च होते थे, लेकिन इस सरकार में यही अस्पताल, स्कूल और सड़कें बनाने पर 11 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जिससे आप दोनों में अंतर समझ सकते हैं। और यह सिर्फ एक जुमला है कि मंदिर की जगह स्कूल और अस्पताल बनाने की मांग करनी चाहिए। यह एक जुमला है, उसका असली सच आप देख लीजिए। सच यह है कि यूपीए की सरकार सब्सिडी देने पर ज्यादा पैसा खर्च करती थी और विकास पर कम, जबकि मोदी सरकार सब्सिडी पर कम और विकास पर ज्यादा पैसा खर्च करती है। इसके अलावा इस बजट में सरकार की प्राथमिकता भी आपको साफ दिखेगी। सरकार ने सबसे ज्यादा 6,22,000 करोड़ रुपए रक्षा मंत्रालय को दिया, तो सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है। 2,78,000 करोड़ रुपए सड़क और परिवहन मंत्रालय को, मतलब दूसरे नंबर पर सड़कें बनाई जाएंगी, परिवहन मंत्रालय को सड़क को इसको तवज्जो दी जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, एक्सप्रेसवेज बनेंगे। तीसरे नंबर पर है रेल मंत्रालय 2,55,000 करोड़ रुपए के साथ, गृह मंत्रालय को 2,19,000 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1,80,000 करोड़ रुपए और कृषि मंत्रालय को 1,32,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे आपको सरकार की प्राथमिकता के बारे में पता चलता है। पहले उसका सारा ध्यान देश की सुरक्षा पर है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, फिर ग्रामीण विकास, टेक्नोलॉजी और कृषि के क्षेत्र में। और बजट में हुए इस आवंटन से यह भी पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों में मिले संदेश को समझा है और अब वो उसी दिशा में काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने वोट नहीं दिया था, जो लोग बीजेपी से नाराज थे, जो लोग बीजेपी के लिए वोट देने के लिए नहीं निकले, अब उनको साधने की कोशिश हो रही है। ये देखने की कोशिश हो रही है कि भाई उनकी क्या नाराजगी है। इस नाराजगी को दूर करना चाहिए, ताकि जब अगला चुनाव होगा तो उस चुनाव में बीजेपी को इन लोगों का भी वोट मिले। इस बार जितना नुकसान ना हो, डैमेज कंट्रोल हो जाए। और अब अगले चुनाव के लिए बीजेपी 5 साल इंतजार नहीं करना चाहती। बीजेपी इस बजट के बाद ही इलेक्शन मोड में आ गई है और उसने अभी से लोगों को बजट के जरिए उन तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी है। এই বাজেট টোটাল অ্যান্টি পিপল এন্ড অ্যান্টি পুয়ার। এই বাজেট হচ্ছে গরিবের বাজেট নয়, জনগণের বাজেট নয়, জনসাধারণের বাজেট নয়। একমাত্র একটা পার্টি নিজেকে খুশি করার জন্য শুধু তাদের স্বার্থে বাজেট করেছে। इट्स ए पॉलिटिकल बायस बजट। जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे
वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। देखिए, बजट तो पहले एक राज्य के लिए बनाया जाता था, गुजरात, अब और 2 राज्य उसमें जुड़ गए हैं। कौन से 2 राज्य सर? और सरकार बचाने के लिए प्रधानमंत्री को ये करना जरूरी है। कुर्सी बचाने के लिए बजट बनता है, देश के लिए नहीं बनता है, ये हमने पहली बार देखा है। विशेष राज्य और विशेष पैकेज के बीच में या नहीं, दोनों चाहिए। और रूटीन एलोकेशन, भगवान के लिए आप लोग कम से कम रूटीन एलोकेशन को सौगात मत बताइए। उनकी खुशी, उसकी स्पेशल पैकेज अगर वो बोल रहे हैं मिल गया, मैं चाहूंगा वो साथ सार्वजनिक रूप से बैठे और इसको समझें। सड़क का एलोकेशन विशेष पैकेज नहीं होता है। अगर इतनी समझ नहीं है ना, सार्वजनिक जीवन छोड़ दें। अब आप ये देखिए कि मोदी सरकार ने इनकम टैक्स को लेकर बड़े बदलाव क्या किए हैं, और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारे देश में असली अल्पसंख्यक इस देश के इनकम टैक्स देने वाले हैं। इस देश के टैक्स पेयर्स जो हैं वो हैं असली अल्पसंख्यक। आपने अभी तक अल्पसंख्यकों का एक अलग परिभाषा उनकी सुनी होगी, अलग डेफिनेशन सुनी होगी जो उनके धर्म के आधार पर है। लेकिन सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं हमारे देश में वो लोग जो इनकम टैक्स देते हैं, और जिनकी आबादी पूरे देश में है सिर्फ 1.6%। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 1.5% लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो इनकम टैक्स देते हैं। मैं भरने वालों की बात नहीं कर रहा, जो इनकम टैक्स देते हैं, सिर्फ 1.5%। और ये हमारे देश के असली अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या बहुत ही कम है। और ये वो लोग हैं जिन्हें अपनी आमदनी पर टैक्स देने के बाद भी सरकारों से ज्यादा कुछ बदले में मिलता नहीं है। और इसलिए आज हम इन 1.5% अल्पसंख्यक टैक्स पेयर्स की बात आपके साथ करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह बताते हैं कि सरकार ने इनकम टैक्स को लेकर इस बार बड़े बदलाव क्या किए हैं मिडिल क्लास के लिए। हमारे देश में इनकम टैक्स को लेकर 2 प्रणाली या 2 रिजीम चल रहे हैं, जिनमें पुरानी प्रणाली को ओल्ड टैक्स रिजीम कहते हैं और नई को न्यू टैक्स रिजीम कहते हैं। सरकार ने लोगों को यह विकल्प दिया है कि वो इन दोनों में से किसी भी प्रणाली के तहत अपनी आय पर सरकार को टैक्स दे सकते हैं। और क्योंकि केंद्र सरकार चाहती है कि देश में लोग न्यू टैक्स रिजीम को ज्यादा अपनाएं, इसलिए उसने आज इस नए टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब्स और स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव किया है। इसे और आकर्षक बनाया है ताकि लोग इसकी तरफ आकर्षित हों। सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया है और टैक्स स्लैब में भी कई बड़े बदलाव किए हैं। जैसे पहले 3 से 6 लाख रुपए की आय पर 5% टैक्स लगता था, लेकिन आज से 3 से 7 लाख रुपए की आय पर 5% टैक्स आपको देना पड़ेगा। इसी तरह पहले 6 से 9 लाख रुपए वार्षिक की आय पर 10% टैक्स लगता था, लेकिन अब 7 से 10 लाख रुपए की आय पर आपको 10% टैक्स देना होगा। पहले 9 से 12 लाख रुपए की आय पर 15% टैक्स था, अब 10 से 12 लाख रुपए की आय पर यह टैक्स लगेगा। जबकि पहले 12 से 15 लाख की आय पर 20% और 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स लगता था, जिसमें आज सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। लेकिन सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में 3 से 12 लाख रुपए की आय के टैक्स स्लैब को अब बदल दिया है। और क्या आप जानना चाहेंगे कि इस बदलाव से देश के टैक्स पेयर्स को कितना बड़ा फायदा होने वाला है? तो फायदा जरा गिन लीजिए। अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 8 लाख रुपए है तो उसे आज के फैसले से हर महीने 650 रुपए का फायदा होगा, पूरे 650 रुपए। अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 10 लाख रुपए है तो उसे हर महीने अब 867 रुपए का फायदा होगा। और अगर किसी की सालाना आय 20 लाख रुपए है तो उसे हर महीने 1517 रुपए का फायदा होगा। और इसीलिए हमारे देश में जो लोग सरकार को अपनी आय पर इनकम टैक्स देते हैं, उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि वो आज से अपना कोई बड़ा निवेश प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आज के फैसले से उन्हें एक बहुत बड़ी रकम हर महीने बचने वाली है। जो मैं आपको बता रहा था, एक वर्ग ऐसा है जिससे हर महीने 650 रुपए बचेंगे, एक वर्ग ऐसा है जिससे हर महीने लगभग 850 रुपए बचेंगे, और एक वर्ग ऐसा है जिससे हर महीने 1500 रुपए के आसपास। में बड़ी स्क्रीन पर आपको और दिखाता हूं, जरा देखिए।
एक बार आपको भी समझ में आ जाएगा। ये 3 हमने श्रेणियां ली हैं। एक में आपको 1,500 रुपये महीना बचेगा, एक में 850 रुपये बचेगा और एक में 650 रुपये बचेगा। इसलिए आप लोग आज से ही सोच सकते हैं कि आप हर महीने इस 650 रुपये की बड़ी रकम का क्या करेंगे। आप इसे कहां इन्वेस्ट करेंगे, इससे क्या खरीदेंगे। क्या आप इससे नई गाड़ी खरीदेंगे, कोई नया बड़ा स्मार्टफोन खरीदेंगे, क्या इससे मकान खरीदेंगे, क्या इससे कोई ज़मीन का टुकड़ा खरीदेंगे या महंगे महंगे कपड़े खरीदेंगे। लेकिन आज से ही आप अपना निवेश प्लान कर लीजिए, क्योंकि आज से एक बहुत बड़ा वर्ग है मध्यम वर्ग, जिसे 650 रुपये का फ़ायदा होगा हर महीने, 850 रुपये का होगा, और एक वर्ग तो ऐसा भी है जिसे 1,500 रुपये महीने का फ़ायदा होगा। तो अब आप प्लान कर लीजिए कि इस पैसे को आप कहाँ निवेश करने वाले हैं। अभी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप इतने पैसे का आखिर क्या करेंगे। ज़बरदस्त फ़ायदा है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। जब आप ये सब खरीदने जाएंगे जो मैं आपको बता रहा था, तो घबराइएगा नहीं। जो आप खरीदेंगे उस पर भी आपको अलग से टैक्स देना पड़ेगा, और ये टैक्स आपके जीवन भर, जब तक आप जिंदा हैं, कभी समाप्त नहीं होगा। खरीदेंगे तो भी टैक्स लगेगा, बेचेंगे तो भी टैक्स लगेगा। हमारे देश में अल्पसंख्यक उस वर्ग को कहते हैं जिसकी धर्म की आज़ादी सबसे कम मानी जाती है या जिसकी संख्या सबसे कम है। लेकिन हमें लगता है कि भारत में असली अल्पसंख्यक वो टैक्स पेयर है जिनकी आबादी पूरे देश में सिर्फ 1.6% है। भारत में 142 करोड़ लोग रहते हैं और अब तो 145 करोड़ हो चुके हैं। लेकिन इन 145 करोड़ लोगों में से अगर 142 के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूं अभी भी, तो 2,24 लाख लोग ऐसे हैं जो टैक्स के रूप में सरकार को अपनी आय का एक हिस्सा टैक्स के रूप में देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इनकम टैक्स से भारत सरकार को 19% की आमदनी होती है। सरल शब्दों में कहें तो भारत के ये 1.5% लोगों से सरकार अपनी आय का 19% हिस्सा खींच लेती है, और इसके बाद भी इन मुट्ठी भर टैक्स पेयर्स को कुछ नहीं मिलता। आप इसे ऐसे समझिए कि एक मधुमक्खी भी किसी फूल से उतना ही रस चूसती है जिससे वो फल मुरझाकर नष्ट ना हो। लेकिन हमारे देश की सरकारें मुट्ठी भर टैक्स पेयर से उनकी आय का इतना बड़ा हिस्सा चूस लेती हैं कि ये टैक्स पेयर बेबस होकर रह जाते हैं। आज दुनिया के जितने भी देशों में इनकम टैक्स की व्यवस्था है, उन देशों में सबसे कम टैक्स पेयर्स भारत में है। अमेरिका में 48% इनकम टैक्स देते हैं, फ्रांस में 58% लोग इनकम टैक्स देते हैं, ब्रिटेन में 49%, चीन में भी 11% लोग इनकम टैक्स देते हैं, जापान में 21% लोग इनकम टैक्स देते हैं। लेकिन भारत में सिर्फ 1.6% लोग ही इनकम टैक्स देते हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि भारत ने पश्चिमी देशों की नकल तो कर ली, वहां की इनकम टैक्स प्रणाली को अपने देश में लागू तो कर लिया, लेकिन इसे इन देशों की तरह सभी लोगों के लिए लागू नहीं किया गया। भारत में जब इनकम टैक्स प्रणाली आई तब इसमें किसानों को इससे अलग रखा गया था। कृषि का काम करने वाले लोगों को इस पर छूट दी गई थी। सरकार का मानना था कि भारत में ज्यादातर किसान, एक तो ज्यादातर लोग किसान हैं और ज्यादातर किसान गरीब हैं, इसलिए कृषि क्षेत्र से अर्जित होने वाली आय को इनकम टैक्स के दायरे से अलग रखना चाहिए, बाहर रखना चाहिए। इसी के कारण भारत में टैक्स देने वाले लोगों की संख्या आज भी इतनी कम है। यह बात सही है कि हमारे देश में जो किसान गरीब हैं और जो छोटे किसान हैं, उन्हें इनकम टैक्स के दायरे से बाहर ही रखना चाहिए। लेकिन जो किसान अमीर हैं, जिनकी सालाना आमदनी 50 लाख या उससे भी ज्यादा है, वो आज भी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते। और सोचिए कितनी अजीब व्यवस्था है कि यहां 8 लाख रुपए सालाना कमाने वाला एक आम आदमी सरकार को 10% टैक्स भर रहा है, लेकिन जो किसान सालाना 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए या करोड़ों में कमाता है, उसे सरकार को कोई टैक्स नहीं देना। और इसी का हमारे देश में कुछ लोग फायदा उठाते हैं और वो कागजों पर किसान बन जाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश की संसद में 1/3 सांसद ऐसे हैं जो कहते हैं कि उनका प्रोफेशन किसान है, जो बताते हैं कि हम किसान हैं, इसलिए उन्हें इनकम टैक्स देने की आवश्यकता नहीं। 1/3 सांसद। इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अलग अलग क्षेत्र से आने वाले लोग अपने नाम पर कृषि भूमि दिखाकर किसान बन जाते हैं और अपना सारा टैक्स सरकार को देने से बचा लेते हैं, टैक्स की चोरी कर लेते हैं। और इन लोगों में बड़े बड़े एक्टर्स उनके परिवार के लोग भी हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में अभिनेता शाहरुख खान की बेटी ने खेती करने के लिए जमीन खरीदी
और इस जमीन के लिए रजिस्ट्रेशन के कागजों में खुद को किसान बताया। आज आप खुद सोचिए कि सुहाना खान को किसान बनने की आखिर क्या आवश्यकता पड़ी होगी। सच्चाई यह है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग खुद को कागजों पर किसान दिखाकर अपना इनकम टैक्स बचाते हैं और ये बड़े स्तर पर होता है, सब इसके बारे में जानते हैं। और क्योंकि हमारे देश में लगभग 50% आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी है, इसलिए टैक्स पेयर्स की आबादी भारत में सिर्फ 1.5% रह गई है। और इन 1.5% टैक्स पेयर्स को टैक्स देने के बाद सरकार से क्या मिलता है? शायद कुछ नहीं। हमारे देश की सरकारें इन टैक्स पेयर्स को साफ पानी और साफ हवा तक नहीं दे पाती, बिजली नहीं दे पाती 24 घंटे। जब ये लोग साफ पानी के लिए बाजार में वाटर प्यूरिफायर और आरओ खरीदते हैं और साफ हवा लाने के लिए अपने घर में एयर प्यूरिफायर खरीदने के लिए जाते हैं और बिजली के लिए इन्वर्टर खरीदकर अपने घर में रखते हैं, तो सरकार इन पर भी लग्जरी टैक्स लगा देती है, इन्हें लग्जरी आइटम मानती है और 18% इन टैक्स पेयर से दोबारा वसूल लेती है, क्योंकि ये लग्जरी आइटम है। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति जो सारे टैक्स भरता है, इनकम टैक्स देता है, लेकिन सरकार उसे साफ हवा नहीं दे पाती, प्रदूषण चारों तरफ प्रदूषित हवा दे रही है। और जब वो इससे बचने के लिए खुद का इंतजाम करता है और इस तरह का वाटर एयर प्यूरिफायर अपने घर के लिए खरीदता है, उस पर 18% जीएसटी है, क्योंकि सरकार इसे भी लग्जरी आइटम मानती है। अगर सरकार साफ पानी नहीं दे पा रही, आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में किचन में आरओ लगा रखा होगा, क्योंकि आप साफ पानी की व्यवस्था खुद कर रहे हैं, उस पर भी सरकार अलग से आपको 18% टैक्स और ले लेती है। और अगर सरकार आपको 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रही और आप उससे भी बचने के लिए इन्वर्टर लेने जाते हैं, उस पर भी 18% टैक्स है। जबकि अगर आप टैक्स पेयर हैं तो सरकार का इतना कर्तव्य तो बनता ही है कि कम से कम आपको साफ पानी पिला दे, साफ हवा दे दे और 24 घंटे आपके घर में बिजली भी आ जाए। लेकिन आप समझ लीजिए कि इन तमाम चीज़ों पर भी सरकारों को 18% जीएसटी हमारे देश के टैक्स पेयर दे रहे हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में इनकम टैक्स की व्यवस्था कुछ लोगों के लिए अन्याय से कम नहीं है। हमारे देश के टैक्स पेयर्स पहले अपनी इनकम पर टैक्स देते हैं, फिर जब वो बाजार से कोई उत्पाद खरीदते हैं तो फिर अलग से सरकार को टैक्स देते हैं, उस पर शिक्षा पर टैक्स देते हैं, दवाइयों पर टैक्स देते हैं, खाने पीने के सामान पर। जब लोग मर जाते हैं तब कफन खरीदने से लेकर लकड़ियों पर भी टैक्स देते हैं। और इस तरह से ये टैक्स आपके जन्म से शुरू होता है और आपकी मृत्यु तक चलता रहता है। और सरकारें भी टैक्स में मिलने वाले पैसे को सही जगह पर नहीं लगा पाती। अगर आप जो टैक्स दे रहे हैं, जो इस देश का टैक्स पेयर दे रहा है पैसा, अगर उसका अच्छी जगह इस्तेमाल हो रहा होता तो उसको भी खुशी होती, लेकिन वो टैक्स का पैसा भी बर्बाद हो जाता है। उदाहरण के लिए वर्ष 2004 में जब यूपी की सरकार ने बिहार को 3,225 करोड़ रुपए का ये स्पेशल पैकेज दिया, तो ये पैसा कहां से आया था? सरकार का पैसा ये कहां से आया? सरकार का पैसा आया टैक्स पेयर्स की जेब से। टैक्स पेयर से लिया और 3,500 करोड़ रुपए बिहार को दे दिए। लेकिन सोचिए, इस पैसे का बिहार में क्या हुआ? आज बिहार में पिछले 1 महीने में 15 पुल ध्वस्त होकर गिर चुके हैं, क्योंकि इनमें भ्रष्टाचार किया गया था। इससे आप समझ सकते हैं कि टैक्स पेयर्स का जो पैसा ऐसे पुल, सड़क, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर असल में सबसे बड़ा फ्रॉड है। हमने थोड़े दिन पहले आपको दिखाया भी था। उसी पैसे से तो ये पुल बने थे, जो अब 1 ही महीने में 15 पुल गिर गए। इसका मतलब जनता टैक्स पेयर का जो पैसा लिया गया उसे कॉन्ट्रैक्टर्स खा गए, नेता खा गए, और बाकी के जो लोग हैं ये पैसा उनकी जेब में चला गया। अब आप ये भी सोचिए कि हमारे देश का टैक्स पेयर पैसा देता है, उस पैसे से सड़क बनती है, लेकिन वो सड़क एक बारिश में टूट जाती है। उससे एयरपोर्ट बनता है। एयरपोर्ट अभी हाल ही में आपने देखा होगा कैसे बारिश के बाद एक एक करके हमारे देश के कई एयरपोर्ट्स की छतें गिर गई थी। ये उससे बनता है। पुल आपने देख लिए वो कैसे गिर रहे हैं। ये सारा उस टैक्स पेयर की जेब से जा रहा पैसा, जिससे ये सब स्टैंडर्ड सामान बनता है, और ये असल में पैसा भ्रष्टाचार के जरिए किसी और की जेब में चला जाता है। तो एक बहुत बड़ा विषय है जो आज हम देश के सामने रख रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनता है देश के लोगों के पैसे से बनता है, कम से कम उसे तो मजबूत बनाइए। कम से कम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाइए जो कम से कम 10, 20, 25, 50 साल तो चले। ऐसा कैसे
हो सकता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक साल में एक बारिश को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। और पैसा सरकारें हर महीने हर साल बिना नागा हमारे देश के लोगों से लेती चली जाती हैं, एक बार भी डिस्काउंट नहीं करती। अब आपको बताते हैं कि आज के बजट में क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा, जल्दी से जान लीजिए। इलेक्ट्रिक कार, सोलर सेट, लिथियम बैटरी, मोबाइल फोन, मोबाइल बैटरी, कैंसर की दवाइयां, सोना चांदी, प्लेटिनम, कपड़े, जूते, एक्सरे उपकरण, कॉपर से बना सामान, चमड़े का सामान, मछली, 25 जरूरी खनिज सस्ते हुए हैं क्योंकि इन कम कस्टम ड्यूटी और दूसरे इन पर टैक्स कम कर दिए गए हैं। जबकि प्लास्टिक का सामान, हवाई सेवाएं, सिगरेट, मेट्रो केमिकल्स, अमोनिया नाइट्रेट और पीवीसी अब इसके बाद महंगा हो जाएगा। तो अब आपको यह बताते हैं कि आपने देखा क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। ये सारी चीजें जो अभी मैंने आपको बताई, ये सारी चीजें वो हैं जो आप एक बार और देख लीजिए, जो सस्ती हुई हैं और महंगी हुई हैं। तो हमने सरल शब्दों में आपको आज के बजट के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश की और अब इस बजट का आपके जीवन पर असर धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। तब आपको और ज्यादा पता चलेगा और ज्यादा समझ में आएगा कि यह बजट आपके लिए कैसा रहा। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जिंदगी का पहला कपड़ा होता है लंगोट, जिसमें जेब नहीं होती, और जिंदगी का आखिरी कपड़ा होता है कफन, उसमें भी जेब नहीं होती। लेकिन फिर भी इंसान जिंदगी भर जेब को भरने के लिए परेशान रहता है। नमस्कार। क्लियर टैक्स पे टैक्स फाइलिंग है नेक्स्ट लेवल ईज, नेक्स्ट लेवल ब्रीज। क्लियर टैक्स, इधर नहीं तो किधर। क्लियर टैक्स पे टैक्स फाइलिंग है नेक्स्ट लेवल ईज, नेक्स्ट लेवल ब्रीज। क्लियर टैक्स, इधर नहीं तो किधर। विक्रम, आ तो गए, जाओगे कैसे? बड़े आराम से। देखिए ये देश उन्नति। हेलो, मैं आ रहा हूँ और हाँ, भगा कर ले जाऊंगा। सिक्योरिटी! भैया! भाग गई, पकड़ो उनको! हेलो! बोला था ना, भगा कर ले जाऊंगा। विक्रम! एक हिंट तो देते। हिंट? बड़े आराम से। देश और दुनिया की ताजा खबर पाइए अपने फोन पर, कभी भी कहीं भी। जुड़िए आज तक के व्हाट्सएप चैनल से और रहिए हर दम अपडेट। जुड़ने के लिए QR कोड स्कैन करें। Just came around to say hello. I'm so fly. You took a nosedive. Careful when you play on my level. For you it's so. Hey hello. Motorola Razr 50 Ultra. Flip the script. Hello Moto. माधुरी जी, और क्या नहीं ताजा? नहीं ताजा, सुजाता अप्लायंसेज ने वर्ल्ड क्लास चिमनी और कुक टॉप लॉन्च किए हैं। सुजाता नाम से क्या फर्क पड़ता है? ऑटोग्राफ प्लीज। बबली, टोनी, पिंकी, डॉली, पर आप तो माधु। रिपोर्टर जी, नाम में ही तो सब कुछ रखा है। सुजाता, नाम में भरोसा है, नाम में क्वालिटी है, नाम में सालों की मेहनत है और नाम में ही प्यार है। सुजाता कुक टॉप एंड चिमनीज। सुजाता, होम अप्लायंसेज के एक्सपर्ट। विक्रम, आ तो गए, जाओगे कैसे? बड़े आराम से। देखिए ये देश उन्नति। हेलो, मैं आ रहा हूँ और हाँ, भगा कर ले जाऊंगा। सिक्योरिटी! भैया! भाग गई, पकड़ो उनको! हेलो! बोला था ना, भगा कर ले जाऊंगा। विक्रम! एक हिंट तो देते। हिंट? बड़े आराम से। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?